नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। दोस्तों, एससीओ सम्मेलन के से इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति सी ने सीमा मुद्दे के उचित पारस्परिक स्वीकार्य समाधान के प्रति जताई प्रतिबद्धता। मोदी जिनपिंग मुलाकात, भारत और चीन रिश्तों में नई गर्माहट। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत और चीन के संबंधों से जुड़ा है 2.8 अरब लोगों का कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन मुद्दे के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने पर रविवार को सहमति जताई है। दोनों शीर्ष नेताओं ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए व्यापार एवं निवेश संबंधों को विस्तार देने का कल्याण भी लिया। उत्तरी चीन के नियानजीन शाह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और शी के बीच यह बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देते हुए ध्यान केंद्रित किया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मेलन का सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर बीजिंग के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों देशों ने आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार जैसा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों तथा चुनौतियों पर साझा आधार का विस्तार करने की सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने वक्तव्य में कहा, हमारा सहयोग दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ा है। इससे समस्त मानव के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दोनों ही सामरिक स्वायत्तता चाहते हैं तथा उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। इनमें मोदी जी कुछ मुख्य मुद्दे कहते हैं। भारत चीन के संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से न देखा जाए तथा आतंकवाद व निष्पक्ष व्यापार जैसे मुद्दों पर चीन के साथ सहमति और भारत चीन प्रतिद्वंद नहीं, एक दूसरे की सफलता का मनाए जश्न। हम पर विकासशील देशों को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उसी के साथ शी जिनपिंग ने कहा, सीमा विवाद से संबंध न हो परिभाषित, हमारे दोस्ती ही सही विकल्प। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को रविवार को कहा कि दोनों देशों का मित्र बनाना ही विकल्प है और उन्होंने सीमा विवाद को अपने संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। शंघाई सहयोग सम्मेलन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर हुई वार्ता में शी ने मोदी से कहा कि दोनों एशियाई पड़ोसियों को अपने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंद नहीं बल्कि सहयोगी है और दोनों देशों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर है। शी ने कहा कि जब तक दोनों देशों के व्यापक दिशा पर काम करेंगे, चीन भारत संबंध स्थित और दीर्घकालीन विकास को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाथी भारत एवं ड्रैगन चीन को एक दूसरे की सफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक अमेरिका की शुल्क नीति के कारण पैदा हुई। उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में हुई अमेरिकी नीति ने दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। शी ने इस वर्ष चीन भारत राजनीतिक संबंधों को स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय संबंध को रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना एवं संभालना होगा ताकि उनका निरंतर, मजबूत और स्थिर विकास सुनिश्चित हो सके। शी ने कहा, हम दोनों देशों के कंधों पर अपने लोगों के भले के लिए काम करने, विकासशील देशों को कायाकल्प करने एवं उनकी एकजुट को बढ़ावा देते तथा मानव समाज की प्रगति को देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। तो देख सकते दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने कई घंटों तक बातचीत किया और विकासशील देशों को विकसित बनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ दोस्तों, पुतिन बोले, ब्रिक्स के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबद्ध
गलत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस एवं चीन के ब्रिक्स सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ एक साझा रुख अपनाया है। शंघाई सहयोग सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पुतिन ने चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ से एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रूस और चीन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों जुटाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स की क्षमता को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं। पुतिन ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के सदस्य देशों पर 10% शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 20 से अधिक देशों के सदस्य एससीओ सम्मेलन में भाग लिए हैं, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और कई लोग इसमें शामिल हैं। इसी के साथ दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज महागठबंधन नेता पटना में करेंगे यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 अगस्त को सासाराम से हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में होगा। इस यात्रा में 20 से अधिक जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय किया है। समापन मौके पर महागठबंधन के नेता पटना में राहुल गांधी मैदान से अम्बेडकर पार्क तक यात्रा करेंगे। इससे पहले गांधी मैदान में राहुल गांधी, तेजस्वी सहित सहयोगी दलों के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कल्याण करेंगे। इसके बाद 10:45 में पैदल मार्च शुरू होगा, जो एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलबंकर होते हाईकोर्ट के निकट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंचेगा। वहां 12:15 में नेता बाबा साहब की प्रतिमा पर कल्याण माल्यार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। यात्रा के भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव राजा, राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद नगेंद्र नाथ ओझा, राष्ट्रीय सचिव एनी राजा सहित राज्य सचिव मंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, नीली राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा बिहार में आज सोमवार को समापन हो जाएगा कि 17 अगस्त को शुरुआत हुआ था और 1 सितंबर को जाकर समाप्त हुआ। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता होगा कि अभी राजगीर में एशिया कप चल रहा है और 1 सितंबर को भारत और जापान के बीच हॉकी मैच था, जिसमें भारत ने जापान को हरा दिया है। राजगीर में भारत ने जापान को 3-2 से हराया। कप्तान हरप्रीत सिंह ने 2 गोल की मदद से भारत ने रविवार को पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 3-2 से लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। हरमनप्रीत ने 5वें और 46वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागे और एक अन्य गोल मनदीप सिंह ने 4थे मिनट में किया। तो देख सकते दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने कुछ इस प्रकार से अपना खेल दिखाया और वह जापान से जीत गया। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप राजगीर रच रहा इतिहास, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा स्टेडियम। भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन में उमड़ा दर्शकों का जोश। रविवार को हॉकी स्टेडियम का नज़ारा देशभक्ति और उत्साह से सरोवर दिखा। दर्शक दीर्घा पूरी तरह से खचाखच भरी हुई रही। विशेषकर युवाओं की बड़ी संख्या मैदान में मौजूद थी, जिनके हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रही थी। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। दर्शकों का जोश ने खिलाड़ियों को मनोबल और भी मजबूत किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करते हुए एकजुट होकर तालियों और जयकारों लगाए। तिरंगे की लहराती छटा ने पूरी माहौल को ऊर्जा और उमंग से भर दिया। मैच के हर रोमांच पल ऐसा खड़े होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते आए। ऐसा लगता था कि मानो पूरे स्टेडियम एक साथ भारतीय खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। दर्शकों ने कि इस उत्साह और समर्थन के आयोजन
को और ख़ास भी बना दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, राजगीर में पहुँचे कि मैच का देखने वाले दर्शकों ने भारतीय टीम का हौसला और बुलंद कर दिया। दर्शकों ने कहा, दुनिया में बनेगी राजगीर की पहचान। आस्था प्रिया ने कहा कि राजगीर में हो रहे एशिया कप का माहौल अविस्मरणीय है। स्टेडियम में तिरंगे का जोश और खिलाड़ियों के लिए समर्थन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। हर गोल पर दर्शकों का तालियां और नारों से पूरे परिसर गूंज उठता है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर टूर्नामेंट देखना गर्व की बात है। इसी के साथ सुप्रिया ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहाँ खेल और संस्कृति का अनोखा संगम दिखाई देता है। दर्शकों की भीड़ में बैठे खिलाड़ियों का खेल देखना प्रेरणादायक है। मैदान में रोमांचक दर्शकों की उमंग और माहौल का जोश जीवन भर याद रहेगा। और अंकित राज ने कहा कि एशिया कप देखना सपनों से सच होने जैसा है। खिलाड़ियों का खेल देखना रोमांच बढ़ गया। दर्शकों के उत्साह ने मैच को और भी खास बना दिया। राजगीर का नाम खेलों में ऊंचाई पर देखना बड़ी खुशी देता है। देख सकते दोस्तों, इसी तरह मैच देखने आए दर्शकों ने खूब बड़ाई की हमारे इस राजगीर का और टूर्नामेंट का, और इस खेल का खूब आनंद उठाया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। और रविवार के दिन मौसम बेहद ही खूबसूरत किया था, बल्कि बादल भी छाए थे। इसी के साथ दोस्तों, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना मंडल 1 के राघिया वन प्रक्षेत्र का मामला। टीआर में मिला बाघिन का शव, आपसी संघर्ष में मौत का। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल 1 के राघिया वन प्रक्षेत्र के कक्ष संख्या R58 में रविवार को सुबह गश्ती दल को एक बाघिन का शव दिखा। सूचना पर क्षेत्र निर्देशक व वन प्रमंडल पदाधिकारी सह उपनिदेशक दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृत बाघिन के शरीर पर नाखून के घाव, जबड़े पर चोट तथा टूटी हुई शाखाओं पर बल पाए गए। समीप में नगर बाघ के पदचिह्न भी मिले। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बाघिन की मौत आपसी संघर्ष इनफाइटिंग के कारण हुई। हालांकि गर्दन के पास एक पतला तार भी मिला, लेकिन इससे किसी आंतरिक चोट का प्रमाणित नहीं मिला। बाघिन के शव को वर्धन वन परिक्षेत्र स्थित पोस्टमार्टम केंद्र लाकर पशु चिकित्सा दल ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम किया। आवश्यक नमूने सुरक्षित कर जांच के लिए WII और IVII गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शव का गर्दन सानी रेशम कर दिया गया। BTR के प्रमुख वनरक्षक रेशमनी ने कहा कि यह अंतिम निष्कर्ष पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही प्रतिवेदित किया जाएगा। बाघ के हमले के बाद खेतों में जाने से कतरा रहे लोग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सेठ बाघिया जंगल के पास स्थित गांवों में बाघ के हमले का डर दूसरे दिन भी बना रहा। डुमरी चेक पोस्ट के पास हुई हालिया घटना के बाद लोग खेतों में जाने से इतरा रहे हैं। रेंजर संजीव कुमार ने नेतृत्व में वन विभाग की टीम बाघ ताज़ा गतिविधियों की निगरानी कर रही है। रेस्क्यू दल का कहना है कि बाघ अब जंगल के भीतर लौट चुका है, लेकिन डर के चलते डमरापुर, सिंघाड़ी, बगही, खुआनी जैसे गांवों में सन्नाटा परासा है। लोग एक दूसरे को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दे रहे हैं। घटना के बाद दोहरा क्षेत्र में जाने वाले ग्रामीणों की संख्या भी कमी आई है। इसी के साथ दोस्तों, SCO सम्मेलन 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ने की शिरकत। के प्रधानमंत्री मोदी छाए जिनपिंग और पुतिन के साथ एक मंच पर आए। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। जापान की सफल यात्रा के बाद चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। तियानजिन में रविवार को शंघाई सहयोग सम्मेलन SCO का 2 दिन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इससे 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। रविवार को सम्मेलन के आधिकारिक स्वागत समारोह के कई देशों ने राष्ट्राध्यक्ष
वह शासन अध्यक्ष पहुंचे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ एक मंच पर भी साझा किया। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य विश्व नेता ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रधानमंत्री मोदी मिले। मिस्र, नेपाल के पीएम सहित कई नेताओं से मिले। पीएम मोदी ने इस दौरान मिस्र से प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली से मुलाकात की। दो नेताओं ने भारत मिस्र मित्रताओं प्रगति पर बात की। मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व व्लादिमीर के राष्ट्रपति इज्जो से भी मुलाकात की। साथ ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी खुलकर मिले। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान व म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिंग ऑंग ह्लांग से भी मिले। इसी के साथ दोस्तों जिनपिंग के पसंदीदा कार इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। इनके राष्ट्रपति की शी जिनपिंग की एक पसंदीदा कार है दोस्तों, उसी का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मीट के दौरान पीएम मोदी की यात्रा के लिए उन्हें चीन की प्रतिष्ठित होंगची L5 कार मुहैया कराई गई, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दौरे पर इस्तेमाल करते हैं। चीन लेकर आए अपनी प्रेजिडेंशियल कार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी समिट के लिए अपनी प्रेजिडेंशियल कार रूस लेकर आए हैं और इसी से सफ़र कर रहे हैं। कार रेट्रो स्टाइल लग्जरी फीचर्स लेस है। इस दौरान उनकी कार को चीनी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट दिया गया है। एशिया और यूरोप को जोड़ रहा एससीओ। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व सुरक्षा का अहम मंच है। 2001 में शंघाई 5 रूस में बने। इस संगठन में आज 10 सदस्य, 2 पर्यवेक्षक और 14 संवाद साझेदार शामिल हैं। रूस और चीन इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। सचिवालय बीजिंग और क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा ताशकंद में स्थित है। भारत 2017 से पूर्ण सदस्य है और 5.9% बजट योगदान देता है। संगठन के 2 अहम पद भारत के पास है। 2020 में भारत ने SCH अध्यक्षता की और स्टार्टअप फोरम, पारंपरिक चिकित्सा व युवा वैज्ञानिक सम्मेलन जैसे आयोजन किए। वर्ष 2022 में समरकंद शिखर बैठक के बाद भारत ने अध्यक्षता संभाली और 2023 में वर्चुअल CHS सम्मेलन की मेजबानी की। अमेरिकी मीडिया बोला, ट्रंप से नाराज जिनपिंग दिखा रहा ताकत। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत अमेरिका के बीच तनाव को जिनपिंग अपने लिए अवसर के तौर पर देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो देख सकते दोस्तों, सीओ सम्मेलन में देशों की टीम शामिल हुए हैं और अपना अपना मुद्दा सब रख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिनी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। उनके कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक 1 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू कर्नाटक के मैसूरू स्थित अखिल भारतीय वाणी व श्रवण संस्थान के हरिक जयंती समारोह में शामिल होंगी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू 2 सितंबर को तमिलनाडु के चेन्नई में सिटी यूनियन 120वें स्थापना दिवस पर समारोह में शामिल होंगे। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी दिन के दौरे पर हैं। इसी के साथ दोस्तों, भारतीय व्यवसायियों को लागोस मुक्त क्षेत्र में यूनिट लगाने का सुझाव। अमेरिकी टैरिफ से मुकाबले के लिए नाइजीरिया में उत्पादक की विकास। नाइजीरिया का लागोस मुक्त क्षेत्र LFZ अमेरिका और अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों के
तरजीही पहुंच देता है और भारतीय व्यवसाय यहां उत्पादों का निर्माण या संयोग कर सकते हैं। LFZ के प्रतिबंध निर्देशक और CEO देशुबा लाओजिडा रविवार को यह पेशकश करते हुए कहा कि इससे प्रमुख रूप से उच्च अमेरिका शुल्क से प्रभावित उद्योगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत पर उच्च शुल्क लगाने से कई कंपनियों के लिए चुनौतियां पैदा हुई है। लागोस मुक्त क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति यह है कि अमेरिका को नाइजीरिया निर्यात पर 14% तक का न्यूनतम शुल्क लगता है, जो कई देशों पर लागू शुल्कों से काफ़ी कम है। भारतीय व्यवसाय अपनी कई इकाई स्थापित उत्पादों का विनिर्माण या संयोजन कर सकता है और भारत से सीधे निर्यात की तुलना में काफ़ी कम शुल्क का लाभ ले सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने पर काम कर रही है सरकार। आर्थिक मामलों के विभाग DEA की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार अमेरिका के भारतीय निर्यातों पर लगाए गए 50% शुल्क के असर पर कम करने के लिए एक कार्य योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे रोजगार प्रधान क्षेत्र हैं जिनका अमेरिका को होने वाले निर्यात के संबंध और वे कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं। सरकार संभावित प्रभाव का अब आकलन कर रही है तथा समाधान की दिशा में भी काम चल रहा है। सरकार ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाई है और कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिससे विनिर्माण इकाइयों को मदद मिल सकती है। तो देख सकते हो दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारतीय सरकार लगातार काम कर रही है। चलिए देखते हैं। चावल निर्यातक बढ़ाने के लिए फिलीपींस जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातकार फिलीपींस को चावल निर्यात बढ़ा रहा है और इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए प्रमुख निर्यातकों एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगले महीने इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश का दौरा करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यात में फिलीपींस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। इससे दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक होता है और इसी के निर्यात करने के लिए फिलीपींस को अपना चावल निर्यात करने के लिए योजनाएं बना रही है। रत्न आभूषण उद्योग के निर्यातकों ने भारत सरकार की मांगी मदद। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GSP टैरिफ से राहत के लिए सरकार से मदद मांगी है। GSP ने कार्य निर्देशक सब्यसाची ने बताया कि शुल्क लागू होने से पहले ही अमेरिका बाजार में काफ़ी मांग आ चुकी थी, परंतु राहत देने के लिए ऋण समय सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन या उससे ज़्यादा करने की किस्तों के अनुभुगतान पर रोक लगाने और ब्याज समीकरण योजना की ज़रूरत है। देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद भारत में हाहाकार मचा हुआ है। के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।